तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ओहो। तो आ गए आप। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशन है क्या। तो ये है एक बॉल, एंड इस बॉल को हम थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, एंड जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी। बॉल नीचे गिर रही है यानी इसे कोई खींच रहा है, यानी पुल कर रहा है। एंड अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ के अंदर घूमते रहते हैं। वो उसी फिक्स पाथ के अंदर घूमते रहते हैं, यानी ऐसी कोई चीज है जो उन्हें उस पाथ के अंदर खींच के रखती है। अगर कोई खींचेगा नहीं तो प्लैनेट कहीं और भाग जाएगा। तो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स को भी कोई खींचता है यानी पुल करता है, और अर्थ पे पड़ी हुई किसी ऑब्जेक्ट को भी कोई खींचता है यानी पुल करता है। यानी इन दोनों के पीछे एक ही चीज है, एंड फोर्स होती है यानी पुश एंड पुल। तो ये दोनों चीजें पुल हो रही है, यानी इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है, एंड इस फोर्स को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। यानी ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्ट करती है, एंड ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जिनके पास मास होता है। एंड ग्रेविटेशन को डिस्कवर करा था न्यूटन ने। कहते हैं कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, एंड उनके ऊपर एक एप्पल गिरी, एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ये एप्पल नीचे गिरी है, एंड बाद में इसका पता लगाते लगाते उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर कर दिया। पर न्यूटन से पहले इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने ग्रेविटी को डिस्कवर करा था। उन्होंने कहा था अपनी एक बुक के अंदर, उस बुक का नाम है सूर्य सिद्धांता, कि अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स की वजह से प्लैनेट्स, अर्थ, कॉन्स्टिलेशंस, मून, सन, ये सभी अपने ऑर्बिट के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर करा था न्यूटन से 500 साल पहले। क्यों न्यूटन को ही क्रेडिट दिया जाता है ग्रेविटेशन की डिस्कवरी का? न्यूटन को इसीलिए ग्रेविटेशन का क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि जो भास्कराचार्य थे उन्होंने बस इतनी सी बात कही थी, यानी इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी। उन्होंने ना ही तो कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी उस फोर्स की, ना ही और उसके बारे में डिटेल में बताया। पर न्यूटन ने उस चीज़ को डिटेल में बताया, एक फॉर्मूला भी दिया, तभी न्यूटन को ग्रेविटेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। तो ये हो गई डिस्कवरी। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ चलते हैं। ये लॉ न्यूटन ने दिया था। इसके नाम के साथ हमने यूनिवर्सल क्यों जोड़ दिया? इसके नाम के साथ हमने यूनिवर्सल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये लॉ हर एक ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स के अंदर है उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, एंड अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस लॉ से निकाल सकते हैं। तभी इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये लॉ कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स का मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, एफ फोर्स, जो कि होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, तो जो ये एफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के। यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी, एंड जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगी। तो इस साइन का यही मतलब है। ये हमें मिल गई एक इक्वेशन, एंड इस लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इनके सेंटर से है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, डी स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1/d² लिखते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, एंड जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी उल्टा होगा। इन्वर्सली का मतलब हो गया उल्टा, वैसे ही डायरेक्टली का मतलब हो गया सीधा। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एफ है एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर भी एफ है।
तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर। तो अब हमें इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है। तो इस साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो जब भी प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो उस कांस्टेंट को हेनरी चैवेंडिस ने दिया था एंड उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। अब उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? उसका भी नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इस इक्वेशन के अंदर से हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट आ जाता है। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर। ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले से हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का मास चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह की फोर्स है एंड फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एसआई यूनिट होगी न्यूटन। तो जब भी तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करो तो उसके पीछे एन लगा देना, एन यानी न्यूटन। तो अगर हम इस जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। एंड जब हम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस साइड जाके ये डिवाइड होंगे। एंड यहाँ पर डी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो f क्या है? फोर्स। एंड फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। एंड d क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और नीचे है मासेस। मास की यूनिट होती है केजी। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी का स्क्वायर। तो जो g की ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई केजी के स्क्वायर को हम स्लैश लगा के केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाई केजी के स्क्वायर को हम केजी की पावर -2 भी लिख सकते हैं। माइनस का मतलब ये नीचे वाला है। अगर किसी की पावर के साथ माइनस है तो ये समझ लेना कि वो डिवाइड हो रहा है। एंड इस जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एंड इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ से हमें एक फार्मूला मिल गया। ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि इससे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। एंड अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड सन का मास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। एंड इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमें गिवन क्या है? मास ऑफ सन। इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से जो कि है 2 इंटू 10⁻30 kg। एंड मास ऑफ अर्थ जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से जो कि है 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड इनके बीच का डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड हमें एक चीज़ और पता है कि जो जी होता है यानी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो हमने सारा कुछ लिख लिया। अब फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी का स्क्वायर। तो जी की जगह 6.67 इंटू 10⁻11 एंड कैपिटल एम की जगह 2 इंटू 10⁻30 एंड स्मॉल एम की जगह 6 इंटू 10⁻24 लिख देते हैं। अभी हमने यूनिट्स नहीं लिखे, उन्हें हम लास्ट में लिखेंगे। एंड डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें?
इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जो ये 10 की पावर्स है इन्हें एक साइड रखते हैं एंड ऑड नंबर्स को एक साइड रखते हैं। जैसे ऊपर हम देख सकते हैं 10⁻⁻11 है, 10⁻24 है, 10⁻30 है, इन्हें एक साइड ले लेते हैं एंड 2 × 6 × 6.67 को एक साइड ले लेते हैं। तो हम नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं 1.5 × 1.5 × 10⁻11 × 10⁻11, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई होना। तो एक चीज़ हमें पता है कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो ऊपर 10 10 10 बेस सारे सेम है, तो जो ये पावर्स है 24 30 -11 ये सारी ऐड हो जाएंगी एंड नीचे क्या हो जाएगा 10⁻11 + 11। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 एंड 1.5 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 की टेबल के अंदर आता है। तो 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड 1.5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। तो 6.67 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो 6.67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 0.5। एंड जब हम इस 10 वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻43 एंड नीचे मिलेगा 10⁻22। तो जब हम इस 10⁻22 को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10⁻22 एंड अब बेसिस सेम है तो पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻43 -22। तो अब तुम्हें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 26.68 को डिवाइड करना है 0.75 से। एंड इसे हम और भी आसान कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 26.68 इंटू 100 यानी ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2668 एंड नीचे 0.75 इंटू 100 यानी 75। तो इसे कैलकुलेट करने पे तुम्हें मिलेगा 35.5 इंटू 10⁻21 मिल गया। तो अगर हम इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करें तब हम इस पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, यानी 3.55 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गई ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड अर्थ के बीच की। तो हमें इसके पीछे यूनिट भी लगानी है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होगी। तो ये बन जाएगी 3.55 इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। ये तो मैंने करा दिया, अब तुम खुद से ट्राई करके देखो कि तुम खुद कर सकते हो या नहीं। उसके लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन, इसके अंदर तुम्हें अर्थ एंड मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करके तुम नीचे कमेंट कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आ रहा होगा, तो जल्दी आ जाना।